नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन रिसर्च यानी ओआर की जो बुक है उसमें आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, कौन कौन से टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं। देखिए, ऑपरेशन रिसर्च वैसे काफ़ी इजी बुक है, काफ़ी सरल बुक है, ज़्यादा मुश्किल चीज़ें हैं नहीं। कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको निकालने हैं, बस प्रैक्टिस थोड़ी सी आपकी ठीक होनी चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन को आप 2-3 बार निकालिए ताकि ये जो घटाना जोड़ना ये जो प्रैक्टिस है ये आपकी अच्छे से हो जाए, टेबल बनाना अच्छे से आ जाए, टेबल में एक टेबल से दूसरी टेबल कैसे बनती है ये समझ में आ जाए। तो बेसिक कहानियाँ जो है ना वो आपको 3-4 क्वेश्चन दोहराने से निकालने से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो इसमें आपको क्या क्या करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यूनिट फर्स्ट जो है वो जो आपका मन आए, अगर आपको बड़ा रखना है तो आप आराम से बड़ा रख सकते हैं। यूनिट फर्स्ट में ज़्यादा कुछ नहीं है, एलपीपी है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, और उस पर सिंप्लेक्स मेथड है और सिंप्लेक्स मेथड है। सिंप्लेक्स मेथड के साथ में सिंप्लेक्स मेथड का एक रूप और है, जब आपके इक्वेशन में ग्रेटर देन का साइन हो, इक्वल्स टू का साइन हो, तो फिर बिग एम मेथड सिंप्लेक्स मेथड का ही फॉर्म है, ये इसके साथ है। तो आप एलपी में सिंप्लेक्स मेथड या बिग एम मेथड इनके एक एक दो सवाल निकाल लीजिए, पर्याप्त है। इनमें से आराम से एक 20 नंबर का बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, 20 मार्क्स का। ठीक है, 20 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन आपको यहाँ से बिग एम का या सिंप्लेक्स मेथड का मिल जाएगा, और 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन यहीं से ही मिल जाएगा। लेकिन याद रखिएगा पेपर लंबा हो जाएगा, इससे आपका पेपर लंबा हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, टेबल बनाने की प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, तो आप 1 या 2 ही क्वेश्चन ये बड़े वाले कर पाएंगे, बाकी क्वेश्चन एक तो आपके हाथ से निकल ही जाएगा। तो पहले ये कह रहा हूँ 20 मार्क्स वाले को पहले निपटाइएगा, ताकि कहीं छूटे तो 4 नंबर वाला छूटे, 20 वाला ना छूट जाए, क्योंकि 4 वाले की भी लेंथ उतनी है, 20 वाले की भी लेंथ उतनी है। प्रॉब्लम ये है, जो को 20 में डालेगा उसमें शायद 3 इक्वेशन डालेगा, और जो 4 नंबर में डालेगा उसमें 2 इक्वेशन डालेगा। तो 2 इक्वेशन भी अगर डलती है तो 3 टेबल तो बननी है, और 4 इक्वेशन डालेगा तो 4 टेबल बनी, तो एक ही टेबल एक्स्ट्रा बनी, लेकिन नंबर का फर्क आ गया, 4 का 20 का हो गया। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा, 20 नंबर के क्वेश्चन को पहले करिएगा, किसी भी हाल में 20 नंबर को मत छोड़िएगा, 20 नंबर पहले निपटा लीजिएगा, फिर 4 मार्क्स वाले करते रहिएगा। ठीक है, तो यूनिट 1 में ये हिसाब किताब है। यूनिट 2 जो है उसमें आपको 2 चीज़ें पढ़नी है। यूनिट 2 में आपको 2 चीज़ें पढ़नी है, एक तो ड्यूलिटी कुछ और नहीं बल्कि एलपीपी आप जो पढ़ेंगे वही ड्यूलिटी है। ड्यूलिटी में आपको सिर्फ और सिर्फ पहले तो ये सीखना है कि पीपी को डीपी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर प्राइमल प्रॉब्लम है तो उसको डीपी कैसे बनाते हैं ये सीखना है। इसके 2-3 सवाल निकाल लीजिए, समझ में आ जाएगा पीपी से डीपी कैसे बनती है। पीपी से डीपी बनाना सीख लीजिए, फिर डीपी बनाने के बाद में सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व करने का कोई नया तरीका नहीं है, यही जो सिंप्लेक्स मेथड आपने पढ़ा है वही सॉल्व करने के काम आएगा। तो यहाँ पे आपका एक ही साथ आपके 2 यूनिट कवर हो जाएंगे। जैसे आप सिंप्लेक्स मेथड सीख लेंगे, सिंप्लेक्स बिग एम सीख लेंगे, तो ड्यूलिटी भी आपके साथ साथ ही कवर हो जाएगी। पर ड्यूलिटी में सिर्फ एक चीज़ नहीं है, पीपी से डीपी में कन्वर्ट करना, तो वो काम आपका हो जाएगा। तो ये बहुत बेहतर चीज़ है, बढ़िया चीज़ है, एक ही चीज़ में आपके 2 यूनिट कवर हो जाएंगे। उसके बाद में आता है रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड। अब रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड कई बार पूरा 20 नंबर में आ जाता है। अगर आपको टाइम मिले, आप लोगों ने पहले अगर ये मेथड पढ़ा हुआ है तो उसको जरूर ट्राई करें। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो मैं कहूँगा इसके साथ अब ना जाएं, जो हो गया सो हो गया, छोड़िए और सीधा बस सिंप्लेक्स मेथड, बिग एम मेथड और ड्यूलिटी पढ़िए। ठीक है, इन 2 के साथ एक चीज़ और है, कुछ थ्योरम है, उनको ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि थ्योरम आपका टाइम बचाएगी। अगर थ्योरम आ जाती है पेपर में और थ्योरम कर लेते हैं तो आपको ये बड़े बड़े टेबल वेबल नहीं बनाने पड़ेंगे। 2 ही थ्योरम है जो इंपॉर्टेंट है, एक तो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ड्यूलिटी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ड्यूलिटी, मूलभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ड्यूलिटी। तो ये कहती है अगर पीपी का ऑप्टिमल सॉल्यूशन अवेलेबल है तो डीपी का भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन अवेलेबल होगा। अगर पीपी सॉल्व की जा सकती है तो डीपी भी सॉल्व की जा सकती है। एक है पीपी की डीपी और बनाई जाए और फिर डीपी की दोबारा डीपी बनाई जाए तो वापस से पीपी आ जाता है। एक ये पीपी के बारे में समझाता है कि पीपी और डीपी जो है 2 ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर आप पीपी की डीपी बनाएंगे दोबारा डीपी बनाएंगे तो वापस पीपी आ जाएगा। मतलब घूम फिर के ये 2 ही चीज़ें हैं। जैसे सिक्के में होता है ना, हेड आया तो हेड आया, नहीं तो टेल आया, टेल नहीं आया तो हेड आया, हेड नहीं तो टेल आया, तो हेड टेल ही चलता रहेगा। वैसे ही किसी भी एलपीपी की 2 ही प्रॉब्लम होती है, पीपी और डीपी, बस तीसरी कोई नहीं होती। तो ये 2 थ्योरम है, पढ़ लेंगे तो इससे आपका सबसे अच्छी बात ये है कि आपको एक क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा, टेबल वेबल नहीं बनानी पड़ेगी, क्योंकि टेबल टाइम खाएगी, टेबल डालना, उसमें मान रखना, उसे घटाना, उसे जोड़ना, और पेपर में कितना स्ट्रेस आप पे होता है, ये सब चीज़ें मायने रखेगी। तो इस वजह से अच्छी बात है कि थ्योरम आ जाती है तो टाइम ही खत्म, सोचना ही नहीं पड़ेगा, थ्योरम आपने रट रखी है वैसे वैसे उतार दीजिए, काम खत्म। तो ये बढ़िया चीज़ रहेगा। तो 2 थ्योरम के साथ जरूर जाइएगा। और बाकी ये है, अच्छा इसके बाद में आ जाता है इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब ये क्वेश्चन छोटे और बड़े दोनों में ही है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तीसरा यूनिट है आपका इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। वैसे इसमें 2 मेथड है, एक है गोमोरी मेथड,
एक है ब्रांच एंड बाउंड मेथड। तो ब्रांच एंड बाउंड मेथड के तो पूछे जाने की चांसेस न के बराबर है, क्योंकि उसमें ग्राफ बनाने पड़ते हैं, इतने बारीकी से ग्राफ नहीं बनाए जा सकते। अधिकतर क्वेश्चन को खुला छोड़ा जाता है, क्वेश्चन को ये लिखा जाता है इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम या इंटीजर सॉल्यूशन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम भी नाम नहीं देता, वो कहते हैं फाइंड द इंटीजर सॉल्यूशन ऑफ द एलपीपी। ये जो एलपीपी दी हुई है इसका इंटीजर सॉल्यूशन निकालिए, तो वो इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आ गई। फिर आपको दोनों मेथड में से जो आपको सूटेबल लगे वो आप लगा सकते हैं। चाहे तो आप गोमोरी मेथड इस पर अप्लाई कर सकते हैं, गोमोरी मेथड लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और गोमोरी नहीं लगाते हैं तो आप ब्रांच एंड बाउंड मेथड लगा सकते हैं। लेकिन ब्रांच एंड बाउंड मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम खाने वाला है, क्योंकि इतने ग्राफ बनाना, इतने बारीकी से ग्राफ बनाना बहुत मुश्किल है। तो बेहतर है कि गोमोरी मेथड के साथ ही जाए। अब यहाँ भी वही प्रॉब्लम है, ये 4 में भी आएगा और यही 20 में आएगा, ये 4 में भी आएगा और ये 20 में भी आएगा। तो इसमें प्रॉब्लम ये कि ये यूनिट नंबर 3 है, ये जो इंटीजर प्रोग्रामिंग वाला है ये यूनिट 3 है, इसमें सिर्फ इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है और कुछ भी नहीं है। तो अब 4 में भी जब क्वेश्चन आएगा ना, 4 के 2, तो 4 में जो 2 आएंगे अथवा 4 का 1 आएगा, 4 का 1 आएगा, तो दोनों में ही आपको यही मिलेगा। और फिर जब आप 20 में जाएंगे तो भी आपको यही मिलेगा। तो यही क्वेश्चन आपको सोचिए, ज़्यादा फर्क नहीं है। 20 वाले में हो सकता है 2 टेबल ज़्यादा बन जाए, 4 वाले में 3 टेबल बन जाए, या टोटल 7 बनी तो यहाँ 5 बन गई, वहाँ 7 बन गई। तो अब 4 नंबर में भी इतना बड़ा है, ये 4 नंबर में भी इतना ही बड़ा है जितना 20 नंबर में। वैसे तो होना चाहिए था कम से कम ये 10 का 12 का। तो आपके साथ जो प्रॉब्लम आने वाली है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। जो प्रॉब्लम आने वाली है, कई बार हो सकता है 1.5 घंटे में सिर्फ आप एक ही क्वेश्चन कर पाएँ, क्योंकि आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस ना होने का नतीजा ये है कि टेबल में उलझ जाएंगे, कोई घटाने में गलती हो जाएगी, एक गलती होगी तो खा गया आधे घंटा ढूंढने में कि गलती की कहाँ थी। तो यहाँ प्रैक्टिस काम करेगी। जिसने अच्छी प्रैक्टिस की है वो निकल जाएगा, जिसने प्रैक्टिस धीमी है, जैसे 3/8 में से 2/11 से गुणा करके 3/7 घटाना है या 5/3 घटाना है, तो कुछ भी माइनस प्लस अगर गड़बड़ कर दी, एक गड़बड़ पूरी टेबल को बिगाड़ देगा, पर्याप्त है। और चेक करने वाले के लिए सबसे आसान काम है, आंसर आया तो ठीक है, नहीं आया तो गलत है। उसे ये ढूंढने की जरूरत नहीं है कि गलती कहाँ की है। ऑब्वियसली बात, आंसर नहीं है इसका मतलब गलत की है। ऑब्वियसली बात है, आंसर नहीं आया तो गलत किया। तो छांटने वाले के लिए कहीं दिक्कत नहीं है, दिक्कत आप लोगों के लिए सही आंसर तक पहुंचना। और पेपर में आंसर कोई बताने वाला नहीं है, आपको खुद ही निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सीधा सीधा सा क्वेश्चन यहाँ बनता है। तो जो सबसे बड़ी मुश्किल आप लोगों की आएगी वो है प्रैक्टिस। अच्छी प्रैक्टिस ही आपको बचा सकते। कैलकुलेटर कोई काम नहीं आएगा। कई बच्चे कह रहे हैं कैलकुलेटर ले जाए, क्या करोगे कैलकुलेटर में? कैलकुलेटर में से घटाएंगे आप, है ना। 5/3 में को 2/11 से गुणा, 2/11 से गुणा करके 3/7 से घटाना है, तो इसको कैसे करेंगे आप? कैलकुलेटर से करेंगे तो कैलकुलेटर, कभी आप यहाँ देख रहे हैं कभी टेबल में देख रहे हैं, तो बेहतर ये है कि टेबल में ही देखिए, सीधा वहीं पे कॉपी में ही घटाइए। इधर उधर बार बार आंखें घुमाएंगे, कैलकुलेटर पे आंखें चली जाएगी, फिर वापस कॉपी में आएंगे, फिर खाने को ढूंढेंगे कौन से खाने में करना था, फिर भूल चुके कि कौन से खाने में से कौन सा खाना घटा रहे थे। बिल्कुल यहाँ कैलकुलेटर का इस्तेमाल मत कीजिएगा, बेकार होना है, टाइम ख़राब होना है आपको। कैलकुलेटर को साइड में रख दीजिए, कैलकुलेटर यहाँ कोई काम नहीं आने वाला। तो मेन चीज़ जो आपके लिए बेहतर होगी वो सिर्फ आप यही होगा कि आप अपनी टेबल पे आंखें जमाए रखें, अपने खानों पे आंखें जमाए रखें कि किस खाने में से कौन सा खाना घटा रहे हैं। एक खाना इधर से उधर घट गया, गई पूरी टेबल, फिर ढूंढते रहना, फिर गलती भी नहीं मिलेगी। गलती ढूंढेंगे तो गए और 20 मिनट। तो बेहतर यही है कि कम करें लेकिन बेहतर करें। तो सबसे पहले यही कर रहा हूँ, 20 मार्क्स वाले को अटैक करना। सबसे पहला काम है आपको 20 मार्क्स वाले को अटैक करना, 20 वाले को बिठाना, और उसको, क्योंकि उसमें अगर कोई गलती भी होती है तो ढूंढने में बेहतर है कि उसे ढूंढे। 4 वालों में गलती ढूंढे, उससे अच्छा है 20 वाले में गलती ढूंढे। तो 20 वाले क्वेश्चन को पहले अटैम्प्ट करना, डेफिनेशन आपका तैयार रहेगा, वो आपका ब्रह्मास्त्र है, वो चलाना, एक 20 वाला क्वेश्चन करना। 20 वाला और डेफिनेशन अगर आपकी होगी तो मोटा मोटा काम यही हो जाएगा आपका, काफ़ी अच्छा। उसके बाद में 4 मार्क्स वालों को पकड़ लेना, ठीक है। उलझने की कोशिश मत करना, एक बार में अच्छी तरीके से घटाना, लिख लिख के घटाना, दिमाग में मत घटाना। दिमाग में घटाएंगे तो गड़बड़ हो सकती है, दिमाग से मत घटाइएगा, दिमाग से मत घटाइएगा। कॉपी में लिखिएगा, पेंसिल से लिखिएगा, ताकि कोई गलती हो तो इरेजर से मिटा के ठीक किया जा सके। पेन से गलती होगी तो कांट छांट होगी, कांट छांट जो होगी वो एग्जामिनर को बहुत इम्पैक्ट करती है, तो इसलिए बचे, ठीक है ना। तो बड़े बड़े क्वेश्चन है, फिर से 4 वाले भी 20 वाले के बराबर ही है। ये दिखते हैं 4 वाले, कोई 4 वाले नहीं है। टेबल 3 बनने वाले है, और जो 20 वाला है उसमें 5 बनने वाले, तो 3 टेबल तो बनानी पड़ेगी। आप सोचिए, 3 टेबल वाला 4 में आ रहा है, 5 टेबल वाला 20 में आ रहा है, तो क्या मतलब हुआ? अगर टेबल के हिसाब से चल रहे हैं तो एक ही टेबल का क्वेश्चन होना चाहिए था। 4 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ एक टेबल का होना चाहिए था, लेकिन 3 टेबल का आएगा। 3 टेबल का 4 में आ रहा है और 5 टेबल का 20 में आ रहा है, तो ये भी छोटे नहीं है। ध्यान रखिएगा, सोच समझ के करिएगा। इसलिए जो मैंने आपसे कहा है वो दोबारा याद दिला देता हूँ। डेफिनेशन पकड़िए सबसे पहले, ठीक है, डेफिनेशन को निपटाइए। डेफिनेशन पहले 20 मिनट में, ज़्यादा टाइम ना दें, 20 मिनट में निपटाएं, क्योंकि टाइम की बहुत कमी पड़ने वाली है। उसके बाद में जो 20 मार्क्स वाला बड़ा क्वेश्चन है उसको निपटाएं, और जहाँ तक हो सके सिंप्लेक्स मेथड का ही करें, इंटीजर प्रोग्रामिंग का हाथ ना लगाएं।
क्योंकि इंटीजर प्रोग्रामिंग की टेबल जो है वो कम से कम 6 से 7 में जाता है, और 6 से 7 के लिए टाइम नहीं होता, तो सिंप्लेक्स मेथड वाले के साथ ही जाएं। और अगर आपने ड्यूलिटी पढ़ी है, ड्यूलिटी भी आपको आती है, तो ड्यूलिटी वाले में जाए या रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड में जाए, एलपीपी आईपीपी में ना जाए, ठीक है, क्योंकि आईपीपी बहुत टेबल बनने वाली है, गलतियां होने की संभावना बहुत है। तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आप वहाँ से उठाएं, फिर 20 मार्क्स को निपटाएं अगले 40 मिनट में। इतने में आपका 1 घंटा पूरा हो चुका होगा। 40 मिनट हो सकता है आप 30 मिनट में ही कर लें, लेकिन कोई गलती वलती हो जाए तो 40 मिनट होते ही बंद कर दीजिएगा। फिर अगले क्वेश्चन 4-4 मार्क्स वाले जो 3 क्वेश्चन है उन पे आ जाइएगा, 10-10 मिनट इनको दीजिएगा। और अगर आप यहाँ से 40 मिनट में से कुछ बचा पाते हैं, क्योंकि पहली प्रायोरिटी 20 मिनट का क्वेश्चन है, देखिए ये 4 मिला के 20 के मान नहीं होने वाले, ये चारों मिला भी ले तो भी 20 नहीं होने वाले, ठीक है ना, ये अकेला 20 का है। तो अगर आपसे 40 मिनट दे रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। हाँ, अगर यहाँ से आप 10 मिनट बचा पाते हैं तो वो 10 मिनट आप यहाँ पे सर्कुलेट कर सकते हैं, 3-3 मार्क्स, 3-3 मिनट और एक्स्ट्रा इनको दे सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। टाइमिंग को बहुत स्ट्रिक्ट रहिएगा, टाइम के लिए बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहिएगा। ज़्यादा घड़ी देखते रहिएगा, 20 मिनट हो गए, 1 घंटा हो गया, बस छोड़ना है, अगले क्वेश्चन पे आना है, 10 मिनट हो गए, छोड़ दीजिए, जितनी टेबल बनी है सो बनी है, आगे बढ़ जाइए। उत्तर ही नहीं निकालेंगे तो बंदा चेक क्या करेगा? ऑब्वियसली बात है, टेबल ही चेक करनी पड़ेगी। तो बेहतर है, गलत उत्तर निकालने से बेहतर है कि उत्तर ही ना निकाला जाए। देखिए रिपीट कर रहा हूँ, गलत उत्तर निकालने से बेहतर है उत्तर ही ना निकाला जाए। 2 टेबल बना के छोड़ दीजिए, 3 टेबल बना के छोड़ दीजिए, टाइम नहीं बचा, बंदे को लगेगा टाइम नहीं मिला बच्चे को, इसलिए टेबल छोड़ दी, तो उसके आधार पे वो आपको मार्क्स दे देगा। गलत आंसर निकाल देंगे तो गई बे पानी में। गलत आंसर देखते हो आपने बता दिया कि देखो ये निकाला, ये मैंने गलत निकाला, आप काट लो नंबर मेरे। गलत नहीं निकालोगे तो उत्तर ही नहीं निकला, तो उत्तर ही नहीं निकला इसका मतलब टाइम नहीं मिला बच्चे को, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था, और जो भी कॉपी चेक कर रहा है उसको भी पता है इतना टाइम नहीं है, तो वो आपको अच्छे से मार्क्स आराम से दे देगा, ठीक है। 4 में से अगर 2 भी मिल रहे हैं तो आपको तो बेहतर ही मिल रहा है। पूरे 4 कटने वाले थे, 2 तो मिली। तो इस तरीके से आपको ये करना है, ठीक है ना। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यही 20 वाले में है, गड़बड़ हो जाए तो उत्तर मत निकालिएगा। अगर गड़बड़ लगने लग जाएगी, गड़बड़ हो चुकी है, काट छाट हो चुकी है, पेंसिल से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मिटा के पेन चलाना है, और फिर गड़बड़ लिखे तो लास्ट में उत्तर मत निकालिएगा, बस छोड़ दीजिएगा, ताकि पता चले कि हाँ भाई बच्चे का टाइम नहीं था इसलिए छोड़ना पड़ा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अब भी कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताइएगा मुझे, और जो मैंने आपको चुनाव किया उसके साथ आप चलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।